भारत का मिशन मून कामयाबी का एक और पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर चांद की निचली कक्षा में पहुंच गया। अब उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर की है। यही नहीं, विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की प्रक्रिया का पहला चरण भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। डीबूस्टिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा करना। इसरो के मुताबिक ये डीबूस्टिंग का पहला चरण था और विक्रम लैंडर की दूसरी डीबूस्टिंग 20 अगस्त को होगी, जिसका मकसद विक्रम लैंडर को पेरिलियन यानी चंद्रमा के 30 किलोमीटर की रेंज में पहुंचाना है। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। चांद के करीब निचली कक्षा में पहुंचने पर रेट्रो बर्निंग यान का थ्रस्टर अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया गया है ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर लैंडिंग उसमें लगे 4 थ्रस्टर के जरिए होगी। इनमें एक थ्रस्टर की पावर 400 न्यूटन है, जबकि 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। खास बात यह है कि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। चांद पर फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। दरअसल चंद्रयान 2 मिशन में 5वां इंजन आखिरी समय में जोड़ा गया था, जबकि इस बार 5वां इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि लैंडर अपने साथ ज्यादा ईंधन ले जा सके। यही नहीं, इससे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लैंडिंग में मदद मिलेगी, जबकि डीबूस्टिंग भी आसान हो जाएगी। ये प्रोसेस कैसे पूरा होगा वो समझिए। चंद्रयान 3 के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन पावर के एक थ्रस्टर से ये प्रोसेस पूरा होगा। डीबूस्टिंग का प्रोसेस 20 अगस्त को भी होगा, जिसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। लैंडर की रफ्तार कम होगी और 90 डिग्री के एंगल पर आते हुए वो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहाँ सूर्योदय होगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई। इसका पहला चरण भी कामयाब रहा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। अब तक 6 चरण सफलतापूर्वक पार कर चुका चंद्रयान 7वें चरण में प्री लैंडिंग के लिए तैयार होगा। 8वें चरण में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और 9वें चरण में लैंडर और रोवर का ऑपरेशन संचालित होगा। इसके बाद आता है 10वां चरण, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होगा। विक्रम लैंडर में लगे 4 पैलोट्स रंभा, चास्टे, इल्सा और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा, जिसे बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेजेगा। जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद भी ली जा सकती है। आगे बढ़ेंगे और बता दें हम आपको कि वहीं चंद्रयान 3 ने चांद की नई तस्वीरें भी भेजनी शुरू कर दी हैं। 15 अगस्त के बाद चंद्रयान ने चांद के बेहद करीब की तस्वीरें भेजी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया, जिसमें चांद पर मौजूद गड्ढे दिख रहे हैं। इसरो ने बताया कि लैंडर के कैमरे ने ये वीडियो भेजा है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा कि लैंडर के पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने 15 अगस्त 2023 को ये वीडियो लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज समेत कई प्रयोग करेगा। वहां से डेटा कलेक्ट कर इसरो को भेजेगा। धरती के वायुमंडल की स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। मसलन जब लैंडर और चांद के बीच की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा और उस दौरान लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा। फिलहाल ऑर्बिट में बदलाव के बाद लैंडर अगले 5 दिन तक इसी कक्षा में रहेगा। 23 अगस्त को चांद पर लैंड होगा और 14 दिन तक वहां की सतह पर काम करेगा। 36 दिन पहले चंद्रयान 3 ने मून मिशन की शुरुआत की थी। तब से अब तक कई अहम पड़ावों को पार करते हुए वो चांद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इसरो के मून मिशन की शुरुआत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर हुई, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के साथ ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा और चक्कर काटने शुरू कर दिए। 15 जुलाई को चंद्रयान का पहला ऑर्बिट मैनूवर हुआ और उसकी ऑर्बिट बढ़ गई। 25 जुलाई को चंद्रयान का अंतिम ऑर्बिट मैनूवर हुआ और हर ऑर्बिट मैनूवर के साथ चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर होता गया। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 में लगे थ्रस्टर को फायर किया गया, जिसकी मदद से ये पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल गया
और चांद की ओर बढ़ने लगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा और उसके चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 5वां लूनर ऑर्बिट मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा किया और 153 गुणा 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो गया और इसके बाद विक्रम लैंडर ही चंद्रयान 3 बन गया। आज यानी 18 अगस्त विक्रम लैंडर की पहली सफल डीबूस्टिंग हुई, जिसके बाद 113 गुणा 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया। 20 अगस्त को विक्रम लैंडर की दूसरी डीबूस्टिंग होगी और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंचायती राज परिषद को संबोधित किया। 2024 चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज दमन और दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हुए पीएम ने कार्यकर्ताओं से जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक आतंकी का शव बरामद किया गया है। दरअसल 5 अगस्त को सुरक्षा बलों की 2 आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था, वहीं दूसरा घायल हालत में फरार हो गया था। इसी घायल आतंकी का शव आज बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के ठिकाने से 5 AK-47 राइफल, 7 पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल को लॉन्च कर दिया गया है। ये लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर 50 मीटर तक अपना निशाना साध सकती है, जो मौजूदा रिवॉल्वर्स के मुकाबले 2 गुनी दूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुणे विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। धमकी भरा कॉल आज सुबह करीब 9 बजे आया, जिसके बाद विमान की चेकिंग की गई। बिहार के अररिया में एक पत्रकार की उन्हीं के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि पत्रकार विमल कुमार यादव अपने सरपंच भाई की हत्या के केस में मुख्य गवाह थे, जिसमें उनकी गवाही को रोकने के लिए बदमाशों ने उनकी भी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे 4 बदमाश उनके घर पहुंचे और दरवाजे के बाहर से विमल भैया कहकर आवाज लगाई। इसके बाद जैसे ही विमल कुमार ने दरवाजा खोला, बदमाशों ने सीधे उनके सीने पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ विमल कुमार को उनकी पत्नी ने इलाके के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मार कर निकल गई, छाती पकड़ना हमार नाम देना ले पुजारे हमको मार दिया। वहीं अस्पताल से जैसे ही विमल कुमार का पार्थिव शरीर घर आया तो उनके बेटा बेटी समेत पूरा परिवार मातम में डूब गया। बताया गया कि पत्रकार विमल कुमार के भाई शशि भूषण यादव उर्फ गब्बू यादव सरपंच थे, जिनकी 5 साल पहले रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में अगले सोमवार को विमल कुमार की गवाही होनी थी, जिसमें वो मुख्य गवाह थे। आरोप है कि बदमाश लगातार उन्हें गवाही देने से रोकने के लिए धमकियां दे रहे थे, जिसकी उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। हत्या के बाद पुलिस की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये वही घर है जहां अपराधियों ने घुसकर विमल यादव की हत्या कर दी। अभी फिलहाल एफएसएल की टीम आई हुई है, जो यहाँ जो गोलीकांड हुआ था उसके बाद यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करने में जुटी हुई है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे तो कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। हर एक बिंदु पे जांच करेंगे, अनुसंधान में सभी बिंदु को हम लोग लेंगे और बहुत जल्द से जल्द सही अपराधी तक पहुंचेंगे हम लोग। वहीं इस हत्याकांड के बाद से इलाके के लोगों में सुरक्षा को लेकर भारी नाराजगी है। साथ ही एक के बाद एक बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही अपराध की घटनाओं पर सियासत भी तेज हो गई। पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या को लेकर बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में बदमाश बेखौफ हो गए। मृतक विमल कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी लेकर के। आज कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए यह जंगल राज है, नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच चिराग पासवान ने भी बिहार में बदमाशों के बेलगाम होने का दावा किया।
जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं, जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर कर इनके प्रदेश में मारा जा रहा है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बिहार में इस समय जंगल राज के हालात हैं, जिससे आम लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। अररिया में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया। साथ ही इस मामले में गर्म हुई सियासत पर विरोधियों को भी जवाब दिया। नीतीश कुमार ने भरोसा दिया कि इस मामले में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। तो बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिहार से ज्यादा अपराध दिल्ली में हो रहे हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है। इस बीच पटना में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने हत्या के विरोध में मार्च निकाला। पत्रकारों ने विमल कुमार के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। उनकी जब तक सजा नहीं होती है, फांसी की सजा नहीं होती है और सरकार उनके आश्रितों को जब तक उचित मुआवजा नहीं देती है और सरकार एक सरकारी नौकरी नहीं देती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान पत्रकारों ने सुरक्षा की गारंटी की भी मांग की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया। खबर है कि बिहार की 40 सीटों पर जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक बीजेपी की कोशिश रहेगी कि मिशन बिहार के तहत वो कम से कम 32 से 34 सीटों पर अपनी जीत को किसी भी हाल में पक्का करे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने मौजूदा 17 सांसदों में से 3 से 4 सांसदों की सीट बदल सकती है या फिर उनके टिकट काटे भी जा सकते हैं। ये भी खबर है कि जेडीयू के 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है, जिसमें गठबंधन के तहत एलजेपी के दोनों गुटों चिराग पासवान और पशुपति पारस को 6 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 2 सीटें देने का फॉर्मूला तय हुआ है। पिछली बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो आरजेडी के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी अब बिहार में करीब 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। मोबाइल फोन के सिम कार्ड की अवैध बिक्री और साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा, यानी बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए कोई दुकानदार सिम कार्ड नहीं बेच पाएगा। साथ ही हर डीलर को फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक पहचान भी देनी होगी ताकि गड़बड़ी होने पर पुलिस उस तक आसानी से पहुंच सके। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स पर 10 लाख रुपए का जुर्माना तक हो सकता है। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने थोक में यानी एक साथ कई सिम कार्ड खरीदने और बेचने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। एक ही आईडी प्रूफ देकर कई सिम कार्ड खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। फर्जी या एक ही आईडी प्रूफ पर कई सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। साथ ही मई 2023 से अभी तक करीब 300 सिम डीलर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि बिना केवाईसी और पूरी पड़ताल किए बगैर बेचे गए 54 लाख से ज्यादा सिम कार्ड्स को बंद कर दिया गया है। कॉल और मैसेज के जरिए डिजिटल फ्रॉड करने के आरोप में करीब 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी सीबीआई ने चारा घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के लिए 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपदा के इस समय में छत्तीसगढ़ के लोग हिमाचल के साथ हैं। बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने एल्विश को जीत पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। इस बीच निर्माणाधीन मंदिर की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर खंबे लगाने का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद अब छत डालने का काम शुरू किया जाएगा। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर चल रहे कानूनी दांवपेच के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी शिव मंदिर है और कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में फैसला करेगा। अरे ज्ञानवापी भगवान महादेव कहाँ की मस्जिद, पागलों जैसी बात कर। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी के शिव मंदिर होने के पक्ष में अपने तर्क भी दिए। जहाँ नंदी होगा वहीं शंकर होंगे, जहाँ काशी होगा वहीं शंकर होंगे। जहाँ ज्ञानवापी मतलब पुराण का शब्द है, ज्ञान का कुआं आपके किसी ग्रंथ में हो, आप लॉजिकली बात करो। बागेश्वर धाम के प्रमुख ने ज्ञानवापी पर चल रही कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा जताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को छुड़ाने के लिए भी एकजुट होने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या और काशी को तो सिर्फ झांकी बता दिया। काशी अयोध्या झांकी थी, मथुरा बाकी है, बस यही कहा है, वो सबको पता। हालांकि उन्होंने साफ किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर अदालत के आदेश पर ही बनेगा। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र पर उठ रहे सवालों को भी शांत करने की कोशिश की। सबको जगह, सिख, ईसाई, हिंदू, सब लोगों को हिंदू राष्ट्र में स्थान था। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और अब पूरे भारतीयों के दिलों में घोषित होकर के रहेगा। धन्यवाद। भारत में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ा है। नोट और चेक की जगह लोग अब पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे डिजिटल वॉलेट और यूपीआई के जरिए लेन देन को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ इसमें होने वाली गड़बड़ियां भी बढ़ी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में लोग गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से रकम किसी और व्यक्ति के खाते में पहुंच जाती है। ऐसी मुश्किल से लोगों को निजात दिलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके जरिए गलती से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जमा हुई रकम वापस मिल सकती है। इसके लिए ग्राहक को सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके बाद बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा कि गलत पेमेंट होने के 3 दिन के भीतर ही शिकायत करनी होगी। जांच के बाद दूसरे अकाउंट में जमा हुई रकम 48 घंटे में वापस मिल सकती है। यूक्रेन ने मॉस्को पर एक बार फिर ड्रोन अटैक किया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को पर मिसाइलें दागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें तबाह कर दिया गया। हालांकि तबाह हुए ड्रोन का मलबा एक इमारत पर गिरा, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान हुआ। चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस साल इस कॉन्फ्रेंस में कई ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसान के जैसे दिखने वाले रोबोट्स की प्रदर्शनी की गई है। उत्तर कोरिया में खाद्य संकट की खबरों के बीच तानाशाह किम जोंग उन की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक तानाशाह किम खेत खलियानों में पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक पैसेंजर प्लेन के इंजन में आग लगने के बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। आग की लपटों को देख यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर को धार देने के लिए एक बड़ा फैसला किया। पाकिस्तान ने कश्मीर में निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले आतंकी यासीन मलिक की पत्नी को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया। अनवर उल हक काकर के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक को मानवाधिकार और महिलाओं से जुड़े मामले का विशेष सलाहकार नियुक्त किया। आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हमेशा से कश्मीर पर जहर उगलती आई है। मुशाल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहती है। मुशाल पाकिस्तानी नागरिक है जो एक बेहद अमीर परिवार से आती है। उसके पिता प्रोफेसर M.A. हुसैन मलिक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। मां रेहाना हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला विंग की पूर्व महासचिव हैं, जबकि मुशाल के भाई वाशिंगटन में विदेश नीति के जानकार हैं। वो पाकिस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी जीती हैं। मुशाल और आतंकी यासीन मलिक की शादी साल 2009 में हुई थी और शादी के बाद से ही मुशाल अपने आतंकी पति यासीन मलिक की कट्टरपंथी और अलगाववादी विचारधारा की पैरोकारी करने लगी। यासीन मलिक से 20 साल छोटी मुशाल भारत के खिलाफ जहर उगलने लगी।
जिसमें पाकिस्तानी नागरिक मुशाल मलिक को वहां की सरकार का पूरा साथ मिला। पाकिस्तान की सरकार ने उसे मंच दिया ताकि वो अपने आतंकी पति को बचाने के साथ साथ भारत को बदनाम करने की कोशिश कर सके। मुशाल ने अपने आकाओं यानी पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को नाउम्मीद नहीं होने दिया। मुशाल ने अपनी 11 साल की बेटी रजिया को भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का एजेंट बना दिया। अपनी बेटी को पाकिस्तान की लिखी स्क्रिप्ट पढ़वाने और खुद भी पाकिस्तान का मोहरा बनकर काम करने वाली मुशाल मलिक को मंत्री बनाया जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यासीन मलिक की पत्नी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान ने यह भी साबित कर दिया कि कश्मीर की तरक्की देखकर उसके सीने पर सांप लौट रहे हैं। खुद पाकिस्तानी पत्रकारों का मानना है कि एक सजा याफ्ता आतंकी की पत्नी को मंत्री बनाकर पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी ही भद पिटवाई है। भले ही पाकिस्तान मुशाल मलिक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने और आतंकी यासीन मलिक को रिहा करवाने की कोशिश करे, लेकिन यासीन मलिक अपने सारे गुनाह कबूल कर चुका है। वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के साथ टेरर फंडिंग के आरोपों को स्वीकार कर चुका है। रांची में कुएं का एक हिस्सा ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कुएं में एक बैल गिर गया था, जिसके बाद लोग जमा होकर बैल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी धंस गई और 9 लोग कुएं में गिर गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आईबी और यूपी एसटीएफ ने यूपी के शामली से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। एजेंट के पास से एक मोबाइल मिला है, जिसमें उसकी हैंडलर से चैट्स और सेना के अफसर की तस्वीरें मिली हैं। लखनऊ में एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के परिवार से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बिहार में बीजेपी 40 सीटों में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी के दोनों गुट को 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट मिल सकती हैं। खबरों की माने तो जेडीयू के 6 सांसद भी फिलहाल बीजेपी के संपर्क में हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक बिजी हाईवे पर एक छोटा विमान धू-धू कर जलता दिखाई दिया। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद छोटा विमान आसमान में लहराते हुए तेजी से नीचे आने लगा और हाईवे पर क्रैश हो गया। विमान के गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई। हाईवे पर जलते विमान से निकलती आग की लपटें और काला धुआं दूर से ही नजर आ रहा था। जिस वक्त प्लेन हाईवे पर गिरा उस वक्त वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी। कई लोगों की कार में लगे डैश कैम में हादसे का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। हाईवे पर क्रैश होने के बाद सड़क पर दूर दूर तक विमान का मलबा फैल गया। तकनीकी खराबी की वजह से विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से टूट गया। इसके बाद पायलट ने प्लेन को हाईवे पर उतारने की कोशिश की। इस दौरान वो हाईवे से गुजर रही एक मोटरसाइकिल और कार से टकरा गया। टक्कर के साथ ही विमान में आग लग गई और वो कई टुकड़ों में बंट गया। इस हादसे में विमान में सवार 2 क्रू मेंबर समेत सभी 8 लोगों की मौत हो गई। साथ ही हाईवे से गुजर रहे मोटरसाइकिल और कार सवार ने भी इस हादसे में जान गंवा दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मकान गिरने के लिए बिहारी मजदूरों और कारीगरों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर फंस गए हैं। बीजेपी ने इस बयान के सहारे सुक्खू को घेरा और बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हम एक ही देश के सब नागरिक हैं। अब ये कांग्रेस की मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती कि आपदा हिमाचल में आए और कसूरवार आप बिहार के लोगों को करें। आखिर कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सीएम सुक्खू ने एक अखबार से बातचीत में बारिश के दौरान घर ढहने की घटनाओं के लिए बिहारी राजमिस्त्रियों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि स्थानीय मिस्त्री हैं नहीं, वो फटाफट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कुछ करते नहीं हैं, लेंटर पर लेंटर जाता है। मैं तो उन्हें बिहारी आर्किटेक्ट बोलता हूँ। फटाफट आते हैं, हम सोचते हैं लेंटर पड़ गया तो घर बन गया। सुक्खू के इस बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने बिहारी प्रवासियों को अपना भाई बता दिया। वो हमारे भाई है, ये तो हमारी अपनी गलती है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की गलती है कि जब हम नक्शा बनाते तो वो तो बेचारे मजदूर क्लास है, उन्होंने क्या करना। वो तो मेहनत करते हैं। पता नहीं, मेरे तो कहीं भी ऐसे शब्द नहीं है। बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग तकनीक से देश का पहला पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बनने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है।
जिसमें दिखा कि एक मशीन खुद ब खुद पोस्ट ऑफिस की इमारत का ढांचा तैयार कर रही है। पहले से फिक्स डिजाइन के हिसाब से ये मशीन लोहे के सरियों के बीच कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर डाल रही थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो वीडियो शेयर किया उसमें दिखा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की जगह मशीन काम कर रही है, जिसकी मदद के लिए वहां कुछ इंजीनियर्स भी मौजूद थे। इस पोस्ट ऑफिस को लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 45 दिन से भी कम समय में तैयार किया है। इसे बनाने में IIT मद्रास की एक टीम ने भी तकनीकी मदद की। 1021 वर्ग फीट में फैला ये पोस्ट ऑफिस सिर्फ 23 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ है। अगर इसी इमारत को परंपरागत तरीके से बनाया गया होता तो इसकी लागत 40% ज्यादा होती। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करने खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बेंगलुरु पहुंचे। 3D तकनीक से बना देश का पहला पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट इलाके में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3D प्रिंटिंग से बने पोस्ट ऑफिस की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग से बने देश के पहले पोस्ट ऑफिस को देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। ये हमारे देश के इनोवेशन और तरक्की की शानदार मिसाल है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। कड़ी मेहनत से इस पोस्ट ऑफिस को बनाने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। 2024 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी काशी से चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा में ट्रांसफर पोस्टिंग कानून पर चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए हैं, लेकिन अधिकारों को वापस दिलाया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 202 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई, वहीं निफ्टी भी 55 पॉइंट्स लुढ़क कर बंद हुआ। जी न्यूज़।